नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है संस्कारहीन। एक ऐसा संस्कारहीन बेटा पैदा किया है जान के तुमने। घर में बहन आई हुई थी और महाशय ससुराल के चक्कर काट रहे हैं। और बहू तुम्हारे माँ बाप ने क्या यही संस्कार दिए हैं कि पापा वो मेरे। शेखर अपनी बात कह रहा था कि इला ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। धनपत जी गुस्से में बोलते जा रहे थे। पत्नी ने टोकना भी चाहा कि एक बार बेटे की बात सुन तो लीजिए, लेकिन धनपत बाबू उन्हें भी अनसुना करके बेटे बहू को भला बुरा कहते रहे। धनपत जी एक सरकारी मुलाजिम थे। दो बेटियां के बाद जब उनकी पत्नी जानकी ने शेखर को जन्म दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा था। शांत स्वभाव का शेखर अन्य लड़के की ना तरह तो शरारत करता और ना ही किसी से मार पिटाई करता। बस अपनी पढ़ाई पे ही उसका ध्यान रहता था। इसीलिए उसकी अध्यापक उसकी बहुत ही प्रशंसा करते थे। स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना वो कभी नहीं बोलता था। शेखर उसका बेटा बहुत ही अच्छा था। सेवा वृद्ध होने से पहले धनपत जी अपनी जिम्मेदारी की पूरी कर लेना चाहते थे। बड़ी बेटी अंजू ने बीए का फाइनल परीक्षा देना शुरू किया था कि उनकी बहनोई के एक मित्र ने अपने सीए बेटे के लिए उनका हाथ मांग लिया। वो ना ही न कर सके और बेटी के इम्तिहान खत्म होने से पहले ही लगन में उसकी विदा कर दिया। छोटी बेटी मंजू ने बीएड किया और स्कूल में पढ़ाने लगी। कहते हैं जोरी ऊपर से बनकर आता है। और एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल धनपत जी के घर आए और अपने इंजीनियर बेटे के लिए मंजू का हाथ मांग लिया। उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से बेटे का विवाह करके उसे ससुराल विदा किया और सोचने लगे कि अब शेखर भी अपने पैर पे खड़ा हो गया है। वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगे। शेखर सिविल इंजीनियर सर्विस ज्वाइन करने लोगों की सेवा करना चाहता था। ग्रेजुएशन के बाद उसने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में छट गया। पिता को निराश देकर उसने उन्हें आश्वासन दिया था कि पापा अगले वर्ष आप आईएएस के पिता अवश्य कहलाएंगे। यही हुआ भी। वो फिर से एग्जाम दिया। शेखर ने जब उन्हें फोन पे बताया कि मैं आईएएस बन गया तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था। शाम के पार्क में टहलते हुए उन्होंने अपने मित्रों को यह खुशखबरी सुनाई तो सबने उन्हें बधाई देते हुए कहा था, बड़ा संस्कारी बेटा है आपका। सुना है परीक्षा देने जाते समय शेखर आप दोनों के चरण स्पर्श करता था है? उसके दोस्त ने पूछा। सब प्रभु की कृपा है, मुस्कुराते हुए उन्होंने सभी को जवाब दिया था। जब उसके दोस्त ने पार्क में पूछा था, दिल्ली में ही शेखर की पोस्टिंग थी। सहारनपुर में दिल्ली के लिए सीधे बस चलती है। महीने के किसी भी एक इतवार को जाकर बेटे से मिल लिया करते थे। जानकी जी घर में बहू लाना चाहती थी, सो उन्होंने बेटे को 2-3 फोटो भिजवा कर पसंद करने को कहा। तब शेखर ने कहा कि वह इला को पसंद करता है और उसी से विवाह करना चाहता है। इला शेखर के मित्र प्रभात की ममेरी बहन थी जो दिल्ली में ही रहती थी। प्रभात अपने मामा के पास रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। नोट्स लेने के लिए शेखर वहां जाता था, तभी उससे उसकी मुलाकात हुई थी। इला देखने में सुंदर और स्वभाव की थी, सुशील थी। उसने विज्ञान में बीएससी किया था। धनपत जी और जानकी को इला पसंद आ गई। उन्होंने शुभ मुहूर्त में दोनों धनिकी बेटे का ब्याह कर दिया। कुछ दिन बाद ही शेखर दिल्ली चला गया, परंतु इला सहारनपुर ही रह गई। घर पे धनपत जी रिटायर हो चुके थे। सुबह सुबह बहू के हाथ की चाय पीकर शहर को निकल जाते और फिर सास बहू बातें करते हुए घर का काम निपटाने में व्यस्त हो जाती। दोपहर में इला अपनी सास के पैरों में मालिश कर देती तो वो तृप्त हो जाती। अपने पति से कहती, हमने कुछ पुण्य कर्म किए होते जो ऐसी गुणी और संस्कारी बहू मिली है।
सुनकर धनपत जी मुस्कुरा देते थे। महीने भर बाद शेखर आया और 2 दिन रहकर इला को साथ लेकर जाने लगा तो जानकी जी बहू को गले लगकर बहुत रोई। धनपत जी की आंखों गीली थी। इला के साथ बेटी सा लगाव हो गया था उसका, इसीलिए वो रो रही थी। दिल्ली आकर कुछ दिनों में इला ने अपना घर सेट कर लिया। एक दिन के लिए अपने मायके भी आई। फिर शेखर से बोली कि कुछ दिन के लिए माँ पापा जी को बुला ले, कैसा रहेगा? जवाब में शेखर बोला, मैं यही चाहता हूँ कि कल ही जाकर उन्हें अपने साथ ले आता हूँ। शेखर ने जवाब दिया जब वो बोली। बेटे का बड़ा बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर देखकर जानकी जी बहुत खुश थी। शेखर उन्हें लेकर जहाँ भी जाता सभी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते। इला ने भी अपने सास ससुर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महीने भर बाद दोनों प्राणी वापस घर सहारनपुर आ गए। जानकी जी ने दोनों बिटिया को शेखर के बारे में बताया तो दोनों बहुत खुश हुई। मंजू बोली कि अब की राखी में मैं उसके घर ही मनाऊंगी। उसकी बेटी बोली। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही मंजू अपने 3 साल के बेटे यश के साथ दिल्ली पहुंच गई, अपने भाई के घर। उसने आवभगत महिला में कोई कमी नहीं की, लेकिन ना जाने क्यों शेखर की तरक्की देखकर मंजू के ईर्ष्या होने लगी। वो बात बात पे इला को टोक देती, उसके कामों में गलतियां निकालती ताकि इला क्रोधित हो और तब शेखर से इला की शिकायत करे। इला मंजू के नकारात्मक व्यवहार को समझ रही थी, लेकिन उसने शेखर से कभी इसका जिक्र नहीं किया। इसी बीच इला के पिता बाथरूम में फिसल गए, जिसकी वजह से उसके कुल्लू की हड्डी टूट गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। इला ने मंजू से कहा कि वो बड़े प्यार से बोली, तुम बेफिक्र होकर हॉस्पिटल जाओ, यहाँ मैं हूँ, सब संभाल लूंगी। उसने नन्हा ने जवाब दिया, थैंक्स मंजू दी। कहकर वो हॉस्पिटल चली गई और उधर मंजू ने अपनी माँ को फोन कर दिया। मम्मी, कैसी कुसंस्कारी बहू है आपकी, मुझे घर में अकेला छोड़कर अपने मायके में गुलछर्रे उड़ा रही है। और माँ, दिन भर वो बाहर ही रहती है, बेचारा मेरा भाई कुछ नहीं कह पाता। ये तो क्या कह रही है मंजू, हमारी इला ऐसी नहीं है। और तू शेखर के। जानकी की बात अधूरी रह गई क्योंकि फोन धनपत जी के हाथों में था। बोल मंजू, क्या बात है? वो उसके पिता पूछे। पापा, यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है। शेखर और उसकी पत्नी तो मुझे अकेले छोड़कर ना जाने। जो दिल में आया मंजू ने नमक मिर्च लगाकर अपने पिता को कह दिया। सुनकर धनपत जी उबल पड़े। तू वहीं ठहर, हम पहली बस पकड़ कर आते हैं और उनकी खबर लेते हैं। पापा, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, रात की ट्रेन से वापस जा रही हूँ, आप आकर सब देख लीजिए। कहकर मंजू ने फोन डिस्कनेक्ट किया और शेखर के आते ही उसने अपने जाने की घोषणा कर दी। शेखर ने उसे रोकना चाहा तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे तेरे जीजाजी वहाँ अकेले हैं ना? मंजू ने अपने भैया से कहा। मंजू ने पिता के आने की जानकारी शेखर को नहीं दी थी। अगले दिन माँ पापा को अचानक देखकर शेखर और इला चौंक पड़े। कुछ पूछते उससे पहले ही धनपत जी बाबू फूट पड़े। तुम पढ़ लिख कर घर के संस्कार भूल गए हो। बड़ी बहन का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इला के व्यवहार से दुखी होकर मंजू यहाँ से गई है। तेरी पत्नी ने अपनी ननद को बोझ वगैरह वगैरह अपना भरास निकालकर धनपत बाबू पैर पटकते हुए कमरे में चले गए। जानकी जी पानी का गिलास लेने के लिए डाइनिंग टेबल पर तक आई तो उन्हें सुनाई दिया कि शेखर कह रहा था, इला, तुमने मुझे पापा को सच बताने क्यों नहीं दिया? पापा गुस्से में थे, तुम्हारी बात वो सुनते नहीं। पिता पुत्र के बीच बहस होती तो संस्कारहीनता कहलाती। कल आराम से उनसे बात करेंगे तो जरूर हमारी बात को समझेंगे। जानकी जी इतना तो समझ गई कि उनके बच्चे निर्दोष है। कमरे में आकर वो चुपचाप लेट गई।
अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर कोई बात नहीं हुई। चाय लेकर शेखर कमरे में गया तो माँ को जाते रोक लिया और बोला, पापा, हमने दीदी का कोई अपमान नहीं किया है। 3 दिन पहले इला के पापा, उसने सारी बातें अपने पापा को बताई और कहा, पापा, इला की बड़ी बहन प्रेग्नेंट है, वो आ नहीं सकती। ऐसे मैं भी उन्हें अकेला छोड़ देता तो पापा, आपका बेटा संस्कारहीन कहलाता। फिर आपने ही तो मुझे सिखाया है कि दूसरे के काम अपना ही मानना होता है। फिर इला के पापा तो अपने ही हैं। बस कर बेटा, अनजाने में मैंने तुम्हें दोनों को ना जाने क्या क्या कह दिया। सॉरी बेटा, मेरे बच्चे कभी संस्कारी हो ही नहीं सकते। इस मंजू को भी ना जाने क्या हो जाता है, सबको परेशान करती रहती है। अच्छा, अब समझे जी कैसे हैं, हम चलकर मिल लेते हैं। बोले, जरूर पापा, मैं ऑफिस जाकर आ रहा हूँ, आप लोग इला के साथ चले जाइएगा। शेखर ने अपने पापा से कहा। तब जानकी जी बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी मेरे बच्चे अपने संस्कार के विरुद्ध कभी कोई काम कर ही नहीं करेंगे। इस मंजू की तो मैं अभी खबर लेती हूँ। रहने दीजिए ना माँ, दीदी से हम बात कर लेंगे, आप तो बस चाय पीजिए। मुस्कुराते हुए हिरन ने सास को चाय का प्याला थमा दिया। अपनी सास को चाय पीने के लिए कभी कभी अपने की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें संस्कारहीन ठहरा देते हैं। इला की ननद ने यही गलती की थी कि उसे भी शेखर और इला से बड़ी समझदारी से काम लिया, जिससे सारी गलतफहमियां अपनी फैमिली के बीच दूर हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।